हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, लास्ट हमने त्वरण के बारे में पढ़ा था, एक्सीलरेशन हमने पढ़ा था और हमने सीख लिया था कि अगर किसी कण के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। वेग अगर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि वस्तु त्वरित है, यानी त्वरण धनात्मक है। और वेग अगर कम हो रहा है, घट रहा है, तो हम कहेंगे कि वस्तु मंदित है, यानी त्वरण कैसा है? ऋणात्मक है। और वेग अगर नियत है तो त्वरण क्या होगा? 0। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू। तो आज का टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो टॉपिक हमारा है एक समान गति। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। तो एक समान गति किसको कहेंगे? कि कोई भी कण एक समान गति कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति का मतलब यह है कि उस कण का जो वेग है, जो कण गति कर रहा है, उस कण का वेग क्या रहे भाई? नियत रहे। उस कण का वेग क्या रहे? नियत रहे। एक समान गति का मतलब है उस कण का वेग क्या रहे? नियत रहे। वेग क्या रहे भाई? नियत। अब वेग में क्या हो गया? वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। यानी अगर कोई कण, क्योंकि वेग आपको पता है एक सदिश राशि है, सदिश में क्या होती है? दिशा भी होती है। तो अगर कोई कण समान समय अंतराल में, चलो मैं इसको पूरी डेफिनेशन लिख दूं आपको ताकि क्लियर हो जाएगा। एक समान गति किसको कहेंगे? देखो, यदि कोई कण समान समय अंतराल में यदि कोई कण समान समय अंतराल में, सेम टाइम डिफरेंस, यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दिशा में, दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए, एक समान का मतलब सब समान हो गया, दिशा भी समान। यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दिशा में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, समझ रहे हो? यदि कोई कण समान समय अंतराल में, यानी हर समय अंतराल समान है, समान दिशा है, दिशा भी नहीं बदली, समान दूरी यानी उसका वेग क्या रहा? नियत रहा, समान दूरी तय करता है, अर्थात प्रत्येक क्षण कण का जो वेग है वो नियत रहता है। प्रत्येक क्षण, गति के हर क्षण, गति के हर समय, हर पल, अर्थात प्रत्येक क्षण कण का वेग नियत रहता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं भाई? एक समान गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। तो एक समान गति का क्या मीनिंग हुआ? वेग नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? वेग नियत। तो वेग नियत कब होगा? अगर कोई कण गति कर रहा है तो उसका समान समय अंतराल में समान दिशा है, समान दूरी तय कर रहा है, तो हर क्षण गति में उसका वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि कोई नियत है, किसी का मान नियत है, तो औसत भी वही रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं कि एक समान गति में, ये जो अगला पॉइंट में लिख रहा हूं, एक समान गति में कण का तात्क्षणिक वेग एक समान गति में कण का तात्क्षणिक वेग एवं औसत वेग
नियत रहता है, यह इसको मैं से ले दूं, औसत वेग समान रहता है। एक समान गति में कण का तात्क्षणिक वेग, किसी क्षण पर वेग या औसत वेग, क्योंकि जो नियत है उसका तो औसत भी वही रहेगा, कण का तात्क्षणिक वेग एवं औसत वेग समान रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और देखिए इसमें हम इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो एक पॉइंट ऑफ देखें इसमें, देखिए यदि किसी गतिशील, या वैसे लिख दूं, गति कौन सी हमारी, एक समान, यदि एक समान गति में किसी कण की T1, T2 समय, ये अलग अलग समय हो गए, किसी कण की T1, T2 समय पर स्थितियां, में गति कर रहे हैं तो स्थितियां अलग अलग होगी, स्थितियां क्रमशः x1 व x2 हो, तो वेग क्या होगा, बताओ क्या होगा फॉर्मूला। मान लो T1 समय पर कितनी दूरी चली उसने, x1, T2 समय पर कितनी दूरी चली, x2, तो वेग क्या होता है, तो वेग अगर मैं v से लिखूं तो वेग क्या होगा, विस्थापन बटा समय अंतराल, यानी x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये किसका फॉर्मूला होगा, वेग का, वेलोसिटी का। वेग का मतलब हो गया स्थिति में परिवर्तन, यानी विस्थापन बटा समय अंतराल, तो x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आप यहां से देखो इसको थोड़ा सॉल्व करें, तो आप देख रहे हैं कि x2 माइनस x1 बराबर क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी v इंटू T2 माइनस T1। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू T2 माइनस T1, माइनस x1 को उधर ले जाओ तो भाई x2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस x1 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x1, तो x2 बराबर x1 प्लस v T2 माइनस T1। तो देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये कि आप T2 समय पर स्थिति निकाल सकते हो, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v इंटू T2 माइनस T1। x1 क्या है, T1 समय पर स्थिति, x2 क्या है, T2 समय पर स्थिति। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास x2 इज इक्वल टू x1 माइनस v इंटू ऑफ T2 माइनस T1। ठीक है, तो और देखें इसमें हम कुछ बातें एक समान गति के लिए। देखो एक समान गति का ग्राफ कैसा बनता है, तो एक समान गति में यहां मैं जो पहला ग्राफ ले रहा हूं, स्थिति समय वक्र ले रहे हैं, स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, अगर कोई कण एक समान गति से गतिशील है तो उसका स्थिति और समय के बीच ग्राफ कैसे बनेगा, यानी इसको मैं बोल रहा हूं पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बोल रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ क्या होगा, देखिए तो स्थिति समय ग्राफ की मैं बात करूं तो हम इस तरह बना सकते हैं, तो स्थिति समय ग्राफ क्या होता है बच्चों, एक सरल रेखा में प्राप्त होती है। अब किसी भी क्षण मान लो सपोज करो कोई कण गतिशील है, तो ये जो टाइम है, यानी ये तो आपको बताएगा स्थिति को x, ये किसको शो करेगा, पोजीशन को, ये वाला अक्ष तो पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा, टाइम t, ये x। तो मान लो ये मैं सपोज करो मैंने मान लिया भाई T1 समय पर स्थिति कितनी है, x1। ऐसे मान लो कण तो गति कर रहे हैं, तो अलग अलग समय अलग अलग स्थिति। तो यहां पर T2 समय की मैं बात करूं तो T2 समय पर स्थिति कितनी है, x2। ये हमने पहले अज्यूम किया है, पहले हमने माना है कि T1 समय पर हमारे पास जो पोजीशन है वो तो है क्या है, x1, और T2 समय पर स्थिति क्या है भाई, x2 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं
कि यहां जो रेखा हमें मिलती है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो स्थिति समय ग्राफ कैसा आएगा? एक सरल रेखा। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ हमें ग्राफ? एक सरल रेखा। एक सरल रेखा प्राप्त होती है स्थिति समय ग्राफ। एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी स्थिति और समय में जो बनने वाला ग्राफ है, वक्र है, वो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। t1 समय पर x1, t2 समय पर x2। क्लियर है? ओके। अब बच्चों आप देख रहे हैं यहां पर, अगर आप ध्यान दें कि हमने जो वेलोसिटी निकाली थी अभी अभी v इज इक्वल टू, वो क्या निकाला था? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमने निकाला था फॉर्मूला भी। ये हमारा वेग होता है। तो बताओ यहाँ x2 माइनस x1 क्या होगा? तो आप कहोगे सर अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए मान लो, तो ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? x2 माइनस x1। मतलब होगा नहीं होगा? ये हो गया ना x2 माइनस x1। भाई यहां मूल बिंदु से यहां तक की दूरी है x2, यहां तक दूरी है x1, तो ये बीच वाला पोर्शन क्या बचा? x2 माइनस x1। यहां से यहां t1 टाइम है, यहां से यहां t2 टाइम है, तो ये क्या बचा भाई? ये बचा t2 माइनस t1। ये क्या बचा? t2 माइनस t1। तो देखो एक रेखा आपको मिल रही है, इसको मैं नाम दे दो कुछ। सपोज करो ये a, ये मान लो b, ये मान लो c, ये मैंने नाम दे दिया इसको। और सपोज करो ये जो रेखा है, ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो मुझे बताओ ये जो v हमने लिखा हुआ है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आप ले यहाँ पर? कौन सा थीटा बनेगा? मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, किसकी वैल्यू है? तो आप देखोगे कि भाई थीटा एक समकोण त्रिभुज हमें बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो आप देखोगे सर थीटा के सामने वाला ये तो लंब को शो करेगा और ये आधार को शो करेगा। तो ये तो लंब बटा आधार बन गया। क्या बन गया? लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू हमें मिली, ये टेन थीटा की मिली। किसकी मिली भाई? टेन थीटा की, लंब बटा आधार। तो बच्चों ये जो टेन थीटा होता है, इसे बोलते हैं रेखा का ढाल। क्या बोलते हैं? रेखा का ढाल। ये जो टेन थीटा है, ये क्या है? रेखा का ढाल है, स्लोप। स्लोप है ये। ढाल इसका एक नाम और है, प्रवणता भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं भाई? प्रवणता। तो ये जो हम टेन थीटा निकाल रहे हैं, स्थिति समय वक्र का ढाल, स्थिति समय वक्र का जो ढाल यानी टेन थीटा किसको शो करता है? वेग को शो करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, किसको शो करेगा? वेग को। तो हम लिख सकते हैं कि स्थिति समय वक्र का जो ढाल है, स्थिति समय वक्र का ढाल, ठीक है। अगर आपको स्थिति और समय में ग्राफ बना के दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है भाई? वेग निकालो। क्या निकालना है? वेग निकालना है। तो आप क्या निकालोगे? टेन थीटा निकालोगे, यानी इसका क्या निकालोगे? ढाल निकालोगे, स्लोप निकालोगे, झुकाव निकालोगे। स्थिति समय वक्र का ढाल कण के वेग को दर्शाता है। ठीक है, स्थिति समय वक्र का ढाल किसको शो करता है? कण के वेग को दर्शाता है। वेग मीटर प्रति सेकंड। वैसे आप देख सकते हो कि x तो हमारा किस में है? मीटर में। t किस में है? सेकंड में। तो जब आप मीटर पर सेकंड करोगे तो भाग ही देना पड़ेगा, यानी टेन थीटा को निकालना पड़ेगा। तो स्थिति समय वक्र का ढाल, इंपॉर्टेंट बात है, स्थिति समय वक्र का ढाल किसको शो करता है? कण के वेग को शो करता है, वेलोसिटी को वो डिफाइन करता है। क्लियर है? ओके। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाऊंगा आपके सामने वेग और समय में। तो वेग तो नियत है, एक समान गति में मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ कैसा बनेगा?
आप देख सकते हैं कि वेग और समय, ये तो हमारा हो गया वेलोसिटी वेग, ये मूल बिंदु, और ये क्या हो गया समय। तो हमें पता है कि एक समान गति में कण का वेग क्या होता है, नियत होता है। तो नियत का मतलब क्या होगा कि हर समय कण का वेग क्या है, नियत, यानी v इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, नियत। तो क्या बनेगा ग्राफ हमें तो कैसा ग्राफ प्राप्त हुआ कि समय अक्ष के, ये समय अक्ष है, ये वेग अक्ष है, तो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसा प्राप्त होगा, समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो वेग समय ग्राफ कैसा मिलेगा, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। तो इसका मतलब यह है कि हर टाइम कण का वेग क्या रहेगा, नियत। ठीक है, तो वेग और समय। तो अगर आपको वेग और समय का ग्राफ आपको दिया हुआ है, वेग समय ग्राफ आपको दिया हुआ है, और मान लो कण की आपकी स्थिति पूछ ले, तो देखो इससे मैं इसको यहां से मिला दूं, तो बच्चों ये जो एरिया है वो किसको शो करेगा, एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, ये बताओ किसको शो करेगा। आप कहोगे सर क्षेत्रफल तो यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी v इंटू टी, क्षेत्रफल क्या होगा, vt। अब vt का मतलब क्या हो गया, v का मतलब मीटर प्रति सेकंड, समय का मतलब सेकंड, यानी क्या बचेगा आपके पास, मीटर। और मीटर क्या होता है, दूरी होती है। तो कण ने कितनी दूरी चली, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल कण द्वारा चली गई दूरी को शो करता है। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल कण द्वारा चली गई दूरी को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको शो करेगा, कण द्वारा चली गई दूरी को। ठीक है, तो ये हमने एक समान गति पढ़ी और आपको समझ में आ गया है बिल्कुल कि एक समान गति में कण का वेग क्या होता है, नियत होता है। और हमने स्थिति समय में ग्राफ बनाया जिसका ढाल वेग को शो करता है, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल कण द्वारा चली गई दूरी को शो करता है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, दूसरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दूसरा, पहला अपन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु की स्थिति एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति, किसी गतिमान वस्तु की जो स्थिति है वो निम्न सूत्र से व्यक्त की जाती है, निम्न सूत्र से व्यक्त की जाती है। एक्स अक्ष के अनुदिश कोई गतिमान वस्तु है, उसकी जो स्थिति है वो एक सूत्र आपको दे रखा है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ये सूत्र आपको दे दिया, x और t में संबंध आपको दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां जो a की वैल्यू है वो आपको दे रखा है 8.5 मीटर, और जो b की वैल्यू है वो है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, और t को सेकंड में लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि t बराबर 0 सेकंड, t बराबर 0 सेकंड तथा t बराबर 2 सेकंड पर
t बराबर 0 सेकेंड तथा t बराबर 2 सेकेंड पर वस्तु का वेग क्या होगा? 2 सेकेंड पर वस्तु का वेग क्या होगा? एक तो आपसे ये पूछ रहा है और आगे पूछ रहा है आपसे t बराबर 2 तथा 4 सेकेंड के मध्य के समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा? तो एक तो ये पूछ रहा है और ये क्या पूछ रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है, समय अंतराल दे दिया 2 से 4, 2 सेकेंड तथा t बराबर 4 सेकेंड के मध्य के समय अंतराल में समय अंतराल में औसत वेग क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। औसत वेग क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अब यहां अवकलन भी सीख जाओगे थोड़ा बहुत। ओके, तो पढ़ो क्वेश्चन एक बार क्या कह रहा है। तो भाई आपको x और t में संबंध दिया हुआ है। किसमें संबंध दिया हुआ है? x और t में, स्थिति और समय में। तो आपसे वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? वेग। तो देखो ध्यान रखें, जब आपसे वेग पूछे और स्थिति आपको दी हुई है, आपको x की वैल्यू दे रखी है, आपको स्थिति दे रखी है, x आपको दिया हुआ है, x स्थिति है, और आपसे क्या पूछ रहा है भाई? वेग पूछ रहा है। तो हम इसका क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अवकलन। तो एक आप छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखें। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देखो, अगर मान लो आपको विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन या स्थिति बोल दे, विस्थापन क्या दिया हुआ है बच्चों? x दिया हुआ है, और आपको क्या चाहिए? वेग चाहिए। क्या चाहिए भाई? वेग चाहिए। तो इस विस्थापन का क्या करना पड़ेगा? अवकलन। ठीक है, विस्थापन से आपको क्या चाहिए? वेग चाहिए। तो क्या कर दो? इसका अवकलन कर दो। क्या करते हैं बच्चों? अवकलन। अवकलन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी हमारे पास क्या आता है? v इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था फॉर्मूला, dx अपॉन dt। v इज इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन dt। तो ये dx अपॉन dt का मतलब क्या है? इसका मतलब है x का अवकलन कर रहे हो। dx अपॉन dt का मतलब क्या हुआ कि x का t के सापेक्ष, x का t के सापेक्ष क्या कर रहे हो भाई? अवकलन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अवकलन। अवकलन का मतलब होता है एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। x का t के सापेक्ष अवकलन, यानी ऊपर वाले का होता है नीचे वाले के सापेक्ष। तो परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, इज कॉल्ड डिफरेंशियल। x का t के सापेक्ष अवकलन यानी dx अपॉन dt। चलो, हमें x दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है भाई? वेग निकालो। तो हम क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। देखो, v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। ठीक है, चलो x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या है? a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है भाई, डी अपॉन डी टी मैंने किसकी वैल्यू रख दी? x की। x इज इक्वल टू क्या है? a प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ध्यान रखिए, देखो v इज इक्वल टू, अब जैसे हम गुणा वगैरह करते हैं, प्लस हम करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो ब्रैकेट सबका होता है, यानी इसका भी होगा अवकलन प्लस इसका भी होगा अवकलन। तो कैसे लिखते हैं इसको कि भाई a का भी अवकलन करना है तो d अपॉन डी टी, ये हमारा ऑपरेटर हो गया, ये अवकलन को शो कर रहा है। तो d अपॉन डी टी, a का भी अवकलन करेंगे प्लस d अपॉन डी टी, और ये बी टी स्क्वायर का भी अवकलन करेंगे। जैसे हमें मान लो कोई गुणा करना है ब्रैकेट से, तो सबके साथ तो होता है गुणा, तो इसका मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके, यानी हम इसका भी अवकलन करेंगे a का, तो a को मैंने d अपॉन dt के साथ लिख लिया, प्लस d अपॉन dt बीटी स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू आपको दे रखी है 8.5, ये संख्या है, a की वैल्यू क्या है? 8.5, यानी इसमें कोई समय नहीं आ रहा, ये चेंज नहीं होगा, हर समय इसका मान क्या रहेगा? 8.5 रहेगा। तो ध्यान रखें कि नियत राशि का अवकलन होता है 0। ये फॉर्मूला होता है, नियत राशि है, एक ऐसा है नियत कांस्टेंट है,
समय के सापेक्ष आप परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन समय चाहे कोई सा भी हो, ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए हमेशा क्या रहेगा 8.5 ही बना रहेगा। तो ध्यान रखिए नियत राशि का अवकलन क्या होता है 0। तो भाई इसका अवकलन तो क्या आ गया 0। ठीक है, नियत राशि का अवकलन क्या होता है 0। लेकिन अगर नियत राशि किसी फलन के साथ आ जाए, अब टी स्क्वायर तो नियत नहीं है, जैसे जैसे टी बदलेगा वैसे वैसे टी स्क्वायर बदलेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि अब नियत को तो बाहर ले लो, बी को हमने बाहर ले लिया और अवकलन किसका होगा टी स्क्वायर का। बी को तो हमने बाहर ले लिया, अवकलन किसका होगा भाई टी स्क्वायर का होगा। तो यहाँ दो फॉर्मूले हमने सीख लिए, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको अवकलन। दो फॉर्मूले हमने सीखे कि मान लो डी अपॉन डी टी, अगर कोई नियत राशि आती है तो उसका अवकलन क्या हो गया 0। और अगर मान लो डी अपॉन डी टी कोई कांस्टेंट आपको मिलता है मान लो सी, ठीक है, और ये मान लो कोई फलन मिल गया आपको एफ टी। एफ टी का मतलब है टी का फलन, फलन मतलब फंक्शन, निर्भरता को बता रहा है, फंक्शन ऑफ टी। जैसे यहां एफ टी की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि भाई सी को तो बाहर ले लो और जो टी का फलन है उसका आपको अवकलन करना है। सी को तो मैंने बाहर ले लिया, ये जो एफ टी है उसका हमें क्या करना है अवकलन करना है। तो ये वाली बात हो गई। तो नियत राशि का अवकलन तो क्या होता है 0 और बी को बाहर लिया, अब अवकलन किसका होता है टी स्क्वायर का। ठीक है, तो अब देखो एक फॉर्मूला और सीखेंगे अपन, देखो v इज इक्वल टू बी। अब देखो बच्चों टी स्क्वायर का अवकलन, तो अगर घात आती है तो उसको आगे ले लेते हैं, यानी घात को आगे ले आओ, घात में से एक कम कर दो, ये इसका फॉर्मूला होता है। टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, 2 को मैं आगे ले आया और 2 में से एक कम कर दिया, 2 में से एक क्या कर दिया कम कर दिया। तो ये बच्चों मेरे पास क्या बन गया v इज इक्वल टू 2bt। तो क्या बना मेरे पास फॉर्मूला कि d अपॉन डी टी टी स्क्वायर, डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, अवकलन किसका हो रहा है टी स्क्वायर का, किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष। जो आगे लिखा होता है डी अपॉन डी टी के, उसका अपन अवकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष। तो क्या करते हैं घात को तो आगे ले आओ और घात में से एक कम कर दो। तो अगर इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि टी की पावर n, और n का मान कुछ भी हो सकता है, तो क्या फॉर्मूला हो गया n को आगे ले आओ और n में से क्या कर दो कम कर दो। ये बच्चा फॉर्मूला हो गया t की पावर n का अवकलन, कि n को आगे ले आए और n में से क्या कर दिया एक कम कर दिया। तो ये बन गया 2bt। ठीक है, b की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5। तो हम यहां b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए यहां से क्या बना कि v इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू टी। तो v क्या मिल गया मुझे 5t, v क्या मिल गया 5t। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है t बराबर 0 सेकेंड और t बराबर 2 सेकेंड पर वस्तु का वेग क्या होगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये क्या बता रहा है, ये t समय पर वेग है, v बराबर 5t क्या बता रहा है, ये t समय पर वेग है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई आप t बराबर 0 पे निकालो, तो जहां t है वहां 0 रख दो, तो क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर ये आ गया आपका। 0 सेकेंड पे निकाल लिया, आप कह रहे हैं 2 सेकेंड पे निकालो, तो v इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमें v की वैल्यू निकालनी है, तथा v किस समय पे निकालना है 2 सेकेंड पर। किस पे निकालना है भाई 2 सेकेंड पर। तो 5 इंटू टी, टी की जगह क्या रख देंगे 2, क्योंकि हमें 2 सेकेंड पे निकालना है। तो जो v की वैल्यू होगी 2 सेकेंड पर कितना आ गया 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलो अब आगे क्या पूछ रहे हैं, t बराबर 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के मध्य समय अंतराल में औसत वेग ज्ञात करो। 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के मध्य समय अंतराल में क्या ज्ञात करो भाई, औसत वेग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको, औसत वेग ज्ञात करना है। तो आगे चले, ये तो ऊपर वाला पोर्शन हमारा हो गया है। अब आपसे कह रहा है t बराबर 2 सेकेंड तथा t बराबर 4 सेकेंड के मध्य समय अंतराल में क्या निकालिए बच्चों,
औसत वेग ज्ञात करो। तो औसत वेग क्या होता है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला औसत वेग का, कि भाई विस्थापन में परिवर्तन बटा समय अंतराल, कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। तो हमारी जो एक्स वाली इक्वेशन थी, एक्स वाली इक्वेशन क्या थी, ए प्लस बी टी स्क्वायर, ए प्लस बी टी स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू थी। तो आपसे कह रहा है भाई 2 सेकेंड और 4 सेकेंड, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के मध्य समय अंतराल में क्या ज्ञात करो, औसत वेग ज्ञात करो। तो हमें पहले विस्थापन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ऐसा मान लें x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, a प्लस बी टी स्क्वायर। तो आपको 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के मध्य क्या निकालना पड़ेगा, विस्थापन। देखो चूंकि औसत वेग v एवरेज क्या होगा भाई, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी x 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के मध्य निकालना है। चलो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। हमने ये माना हुआ है कि t1 समय पर स्थिति कितनी है, x1, और t2 समय पर स्थिति कितनी है, x2, ठीक है। तो t1 तो क्या है भाई 2 सेकेंड, और t2 क्या है 4 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि v एवरेज इज इक्वल टू x2, यानी मुझे निकालना है x की वैल्यू किस पर, t बराबर 4 सेकेंड पर, माइनस x की वैल्यू किस पर, t बराबर 2 सेकेंड पर। क्योंकि t1 समय पर मैंने x1 मान लिया, तो ये तो t समय पर है, t1 समय पर मैंने x1 मान लिया, t2 समय पर x2 मान लिया, यानी x की वैल्यू में जहां t है वहां मैं t1 रखूंगा। t1 का मतलब 2 सेकेंड, ये t1 का मतलब है 2 सेकेंड, और t2 का मतलब क्या है 4 सेकेंड, अपॉन t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, तो v एवरेज इज इक्वल टू x t बराबर 4 पर, x क्या है, x मेरे पास है a प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहाँ t बराबर क्या रख दो, 4 रख दो। तो क्या आएगा देखो, a प्लस b, 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 16 भी हो गया, a प्लस 16b माइनस x की वैल्यू t बराबर 2 सेकेंड पर, तो t 2 रखोगे यहाँ तो 2 2 नहीं 4 हो जाएगा, यानी a प्लस 4b। t2 कितना है 4 माइनस t1 कितना है 2, समझ गए। तो हम x2 और x1 निकाल रहे हैं। x1 क्या होगा, x1 का मतलब है कि t बराबर 2 रख दिया आपने तो 4b आ गया, और x2 क्या होगा x1 तो है t बराबर 2 सेकेंड पर, और x2 क्या है t बराबर 4 सेकेंड पर। तो ये हो जाएगा a प्लस 16b, तो दोनों वैल्यू हमने इसमें रख दी है। अब इसे सॉल्व कर लो। तो v एवरेज इज इक्वल टू, तो क्या आएगा बच्चों, देखो a प्लस 16b माइनस a माइनस का 4b, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब देख रहे हैं प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो v एवरेज इज इक्वल टू 16 में से 4 गए तो 12b बटा 2, यानी कितना आ गया आंसर 6b। 12 और 4 16, तो 2 6 12 6b। तो बच्चों v एवरेज इज इक्वल टू, अब बताओ b की वैल्यू क्या थी, क्या था b, क्वेश्चन देखो b क्या था, b था 2.5, ठीक है, a तो था 8.5 और b था 2.5, तो b की जगह मैं क्या रख दूंगा 2.5। तो v एवरेज इज इक्वल टू, तो b की जगह मैं 2.5 रखूंगा, तो 25 से 150 यानी कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अवकलन इसमें हमने करा, इस तरह पूरा क्वेश्चन करा, तो इस तरह आप निकाल सकते हो वेलोसिटी, जब आपको स्थिति और समय में क्या दे रखा हो, रिलेशन दे रखा हूं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।